कोरोना की मार चारों तरफ पड़ी है, हर कोई उससे प्रभावित हुआ है। और अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें, बिल्डर की बात करें, प्रमोटर की बात करें या आलोटी की बात करें, सब संकट में हैं। रेरा के चेयरमैन डॉक्टर के खंडेलवाल हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, जो स्थिति बनी है सभी ने देखी है, खासकर वो जो पेंडिंग केस हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं। कोर्ट्स को लेकर तमाम तरह के संशय बने हुए हैं, रेरा कोर्ट के लिए क्या है? जब देश में कोरोना की दूसरी लहर आई और लॉकडाउन लागू हुआ तो नेचुरल तौर पर कि सभी जितने भी चाहे वाणिज्यिक संस्थान थे, चाहे वो कोर्ट्स थी, चाहे वो सरकारी दफ्तर थे, सभी को बंद करना पड़ा। तो हम लोगों की कोर्ट भी उस दौरान बंद रही। लेकिन जैसे ही स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, हमारे यहाँ ऑनलाइन हियरिंग्स होती रहीं और कोविड के दौरान भी यदि कोई बहुत ज़रूरी मामला हमारे संज्ञान में आया और जहाँ लगा कि इसको हमें तुरंत निपटाना करना चाहिए, तो उस दौरान भी हमने डिजिटल माध्यम से जो कोर्ट्स हैं उसमें सुनवाई की और सुनवाई करके कुछ फैसले भी उस समय दिए। लेकिन हाँ, सामान्य जो प्रक्रिया है कोर्ट की वो चालू नहीं हो पाई और अब हमने ये फैसला किया है कि 1 जुलाई से ये कोर्ट नियमित तौर पर लगेगी और रेरा कोर्ट्स में जो मामले हमारे यहाँ पड़े हुए हैं उन सभी मामलों को हमने 1 जुलाई से लेकर के और करीब अगस्त के एंड तक सभी को मामलों को लगा दिया है। यानी 2 महीने में जितने भी मामले हमारे पास आए हुए थे उन 2 मामलों में एक सुनवाई अवश्य हो जाएगी। थोड़ा विलम्ब हुआ है इसके कारण, और विलम्ब के कारण अथॉरिटी ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि कोई अलॉटी कोविड के कारण इस दौरान पैसे नहीं दे पाया प्रमोटर को, तो प्रमोटर कोविड पीरियड को निकाल करके ही उससे जो है ब्याज जो है वो चार्ज करेगा। कोविड पीरियड का वो ब्याज चार्ज नहीं करेगा। और उसी प्रकार से यदि कोई प्रमोटर अलॉटी को कोविड के दौरान मान लीजिएगा उसने उसका पोजीशन देना था और पोजीशन नहीं दे पाया, तो कोविड पीरियड का जो ब्याज है जो कि अलॉटी को दिया जाना था वो कोविड पीरियड के दौरान नहीं दिया जाएगा, यानी कोविड को 0 पीरियड माना जाएगा। 0 पीरियड मानने के कारण अलॉटीज को भी उसका फ़ायदा होगा और प्रमोटर्स को भी उसका फ़ायदा होगा, यानी किसी पर अनावश्यक भार नहीं पड़ेगा। बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि इस बार पिछली बार की तरह जब पहली लहर आई थी, जबकि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद सारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी उस पर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा। इस बार बहुत सारे प्रमोटर्स ने अपनी साइट्स पर मज़दूरों के रहने का प्रबंध किया। मज़दूरों के लिए जो आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग या जो दूसरे निर्देश सरकार द्वारा जारी किए गए कि कोविड के दौरान जिनकी पालना की जानी थी, उन नियमों की पालना कराई गई और बहुत सारी साइट्स पर काम निरंतर चलता रहा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ ये रही कि प्रमोटर्स ने अपने खर्चे पर मज़दूरों के रहने का इंतजाम, मज़दूरों की सुरक्षा का इंतजाम, मज़दूरों के द्वारा कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करने के लिए जो आवश्यक सामग्री की ज़रूरत है, चाहे वो सैनिटाइजर्स हों, चाहे वो मास्क हों, चाहे वो दूसरी अन्य सुविधाएँ हों, वो सब उन्होंने उपलब्ध कराई। तो जैसा कि मैंने कहा कि अब 1 जुलाई से जो है जो रेरा कोर्ट है वो नियमित तौर पर लगेगी और जैसा कि मैंने कहा कि अगले 2 महीने में हम लोग जितने भी हमारे पास मामले पेंडिंग पड़े हैं उन सब में कम से कम एक सुनवाई अवश्य हो जाएगी और हमारा प्रयास होगा कि अगले 3 से 4 महीने में जितने भी हमारे पास पेंडिंग मैटर्स हैं इन पेंडिंग मैटर्स को निपटाया जाए। एक बड़ी ज़रूरी चीज़ जो बतलाना चाहता हूँ वो है कि कुछ प्रमोटर्स जानबूझ करके कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर के मामलों को लेट करने की कोशिश करते हैं। समय पर जवाब नहीं देंगे, जवाब देंगे तो आधा अधूरा जवाब दे देंगे। अब उन प्रमोटर्स के खिलाफ भी जो अथॉरिटी है उसने सख्त रुख अख्तियार किया है और उन मामलों में जहाँ नोटिस मिलने के बावजूद भी, नोटिस जाने के बावजूद भी, उनको जो कंप्लेंट की कॉपी जाने के बावजूद भी, को कंप्लेंट की कॉपी 3 बार जाती है। एक बार तो कंप्लेनेंट खुद भेजता है सीधी प्रमोटर को कॉपी कंप्लेंट की और उसकी रसीद लगाता है, डिलीवरी रिपोर्ट लगाता है कि कॉपी उसको डिलीवर हो चुकी है। दूसरी बार जब वो हमारे यहाँ हार्ड कॉपी जमा कराने आता है
तब उस समय जो कॉपी होती है, कॉपी हमारे यहाँ नोटिस के साथ उस प्रमोटर को भेजी जाती है। तीसरी चीज़, वो चूँकि हमारी वेबसाइट पर भी इंफॉर्मेशन लोड होती है, यदि कोई प्रमोटर देखना चाहे भाई उसके कौन कौन से केसेज पेंडिंग है तो वहाँ से भी देख सकता है। लेकिन कुछ प्रमोटर्स कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं और वो डेट पर डेट ले आते हैं, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। और तुझे क्या है, इन्हें डर नहीं है, क्या है? डर की बात नहीं है। हर आदमी है ना कि कानून के अंदर जो भी उसको फ़ायदा मिल सकता है उसको उठाना चाहता है। जवाब देने में देरी करेंगे, कभी कह देंगे जी आज हमारे वकील साहब को कोविड हो गया, कभी कहेंगे जी आज हमारा दफ्तर बंद है वहाँ कोविड हो गया, कभी कुछ और लगाइए। यानी कोविड का सहारा लेकर के भी बहुत सारे लोग लेट करने की कोशिश करते हैं। इनकी मंशा नहीं होती कि एलओटी को उनका घर मिल जाए, उनका आशियाना मिल जाए? मनसा तो उनके हो या ना हो, मनसा तो क्या है, उनके पास इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। यदि पैसा लिया है उन्होंने लोगों से और समयबद्ध जो तरीके से उसको देने का जो वायदा किया वो पूरा करना होगा। वायदा पूरा नहीं करेंगे वो दंड के भागीदार होंगे और दंड भी सख्त होगा। अथॉरिटी के द्वारा इन मामलों में जहाँ की प्रोजेक्ट को पूरा करने में लेट किया जा रहा है या एलओटी को जो लाभ मिलना है कानून के तहत, उस लाभ को मिलने में देरी के कारण पैदा किए जा रहे हैं, उन सभी मामलों में जो प्रमोटर्स हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और हम लोग हैवी कॉस्ट इम्पोज करते हैं जब भी कभी कोर्ट में जवाब समय पर दाखिल नहीं किया गया है और हमें लगता है कि इसका जो कारण उचित कारण नहीं है, तो जो कंप्लेनेंट है उसको हम लोग रिस्पोंडेंट की ओर से कॉस्ट इम्पोज करके वो कॉस्ट दिलाते हैं ताकि कम से कम कुछ तो राहत उसे मिले। हमारा अब कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द इन मामलों को निपटारा जाए और जिन मामलों में 2 नोटिस जाने के बाद भी जवाब नहीं आएगा उन मामलों में एक्स पार्टी कार्रवाई करेंगे और उन मामलों में हम लोग फैसला देंगे। आपका जो एक है ना, कई बार क्या है कि कानून में बहुत सारी सहूलियतें दी होती हैं। कानून का जो मकसद ये है कि भाई किसी के साथ जाति नहीं हो, लेकिन जाति नहीं हो जिस पर्पज़ के लिए उस कानून में उस प्रावधान को किया गया है उसका वो दुरुपयोग करे, कि दुरुपयोग इस तरह से करे कि दूसरे आदमी को फ़ायदा राहत देने में किस तरह से देरी हो सके। जब ऐसे मामले संज्ञान में आते हैं तो उन मामलों पर सख्त कार्रवाई होती है और किसी प्रकार की ढिलाई का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। एक और सवाल सर, ये लगातार जो एलओटी है, मतलब ये बार बार बात आती है कि उसको अपने प्रोजेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है कि वो कहाँ तक पहुँचा। हालांकि रेरा, आपने पहले भी बताया कि रेरा लगातार ये कोशिश कर रहा है कि उसको अपने प्रोजेक्ट के बारे में पता हो, लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति होती है कि बहुत सारे प्रमोटर, बहुत सारे डेवलपर इस तरह की इन्फॉर्मेशन को अपडेट नहीं करते हैं, जानबूझ के नहीं करते हैं, या फिर सच में वो बहुत पीछे हैं। क्या स्थिति रहती? देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि रेरा में जब भी कोई प्रमोटर नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो रेरा में उसे रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। और रजिस्ट्रेशन का मकसद क्या है? रजिस्ट्रेशन का मकसद है वो सारी जानकारी, वो सारी ज़रूरी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध हो, जिस जानकारी को देख करके प्रमोटर ने जो जानकारी दी है उस जानकारी को देख करके उस प्रोजेक्ट के बारे में एलओटी एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके कि भाई उसे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। और यदि वो डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में उसे इन्वेस्ट करना है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में उसने रियल एस्टेट यूनिट जो है, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, वो खरीदनी है, तो उसका राइट बन जाता है कि समय समय पर उसे सही सूचना उपलब्ध रहे। कंस्ट्रक्शन की स्थिति क्या है, कितना पैसा कल से लग चुका है, कब तक प्रोजेक्ट पूरा होने का आशा है, कहीं कोई डिले तो नहीं हो रहा है, जो उसका पैसा बैंक में जमा उसने कराया है उस पैसे का कोई दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। क्योंकि एलओटी का ही राइट है, कानून ने उसको ये राइट दिया है कि वो समय समय पर उस जानकारी को ले सके। और लोग तो ऑफिस में भी नहीं घुसने देते। जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहली चीज़ है कि जो प्रमोटर है, प्रमोटर समय समय पर क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट के माध्यम से प्रोजेक्ट के स्टेज के बारे में जानकारी दे। और क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट के माध्यम से आप ये जान सकते हैं, अथॉरिटी को मालूम हो सकता है, एलओटी भी देख सकता है, उसने जो अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर कराया था उस समय उसने क्या कहा था कि वो कितने समय में कितना प्रोजेक्ट का कार्य पूरा कर लेगा क्वार्टर वाइज। यदि उस क्वार्टर तक उसकी वो प्रोग्रेस नहीं रही है तो वो एलओटी हमारे संज्ञान में ला सकता है और अथॉरिटी उसको नोटिस दे करके उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। पर्पज़ ये है क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट का कि उस प्रोजेक्ट की स्टेज के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में कहीं उसमें डिले तो नहीं हो रहा है और वो प्रोजेक्ट किस स्टेज तक पहुंच चुका है।
फिजिकल प्रोग्रेस परसेंटेज बेसिस पर हो या वो फाइनेंशियल प्रोग्रेस परसेंटेज बेसिस पर हो, उससे मालूम नहीं पड़ेगा। मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है। जो फ्लैट्स हैं, मान लीजिए वो टावर्स बननी है, तो टावर की क्या स्थिति है, क्या सब स्ट्रक्चर बन चुकी है, क्या सुपर स्ट्रक्चर बन गई है, क्या एमईपी के काम हो गए हैं, क्या फिनिशिंग हो गई है, क्या इंटरनल सर्विसेज डाल दी जा चुकी है, वो सारी चीज़ों से मालूम होंगी। और उसके साथ साथ हम लोगों का प्रावधान ये है कि उसको फ़ोटो लोड करने पड़ते हैं। फ़ोटो लोड करने के बाद एलओटी को मालूम पड़ सकता है कि प्रोजेक्ट की स्टेज क्या है। और यदि एलओटी चाहे प्रोजेक्ट के बारे में वो और जानकारी करना चाहता है, वो प्रोजेक्ट साइट विजिट कर सकता है, प्रोजेक्ट साइट पर जाकर के देखता है किस प्रकार से काम हो रहा है। लेकिन उसे इसके लिए प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी होगी प्रमोटर को, ताकि वो समय निश्चित किया सके जबकि वो उस प्रोजेक्ट को विजिट करे, ताकि उसकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाए। आपने जैसा कहा कि ऐसी बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि प्रमोटर जो अपने ऑफिस में नहीं घुसने देते, बाउंसर्स को रखते हैं। ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। जहाँ भी कहीं ऐसे मामले हमारे संज्ञान में आए हैं, हम लोगों ने प्रमोटर को चेतावनी भी दी है, उन पर हम लोगों ने फाइन भी लगाया है। और साथ ही साथ यदि कोई प्रमोटर की ऐसी लगातार शिकायत आती रही तो हम उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकते हैं। ये सख्त कार्रवाई इसलिए ज़रूरी है कि प्रमोटर का राइट है, उसको जहाँ उसने इन्वेस्ट किया उस प्रोजेक्ट के बारे में सही जानकारी, सटीक जानकारी, समय पर जानकारी उसे उपलब्ध हो सके। एक और सवाल कि जिस तरह से जो रिपोर्ट, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, अगर आलोटी देखता है और उससे संतुष्ट नहीं होता है, फिर आपको वो किस तरह से शिकायत करे और आप किस तरह से कार्रवाई करते हैं? देखिएगा कि जो क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसमें बहुत विस्तृत सूचना दी जाती है। सबसे पहले सूचना दी जाती है कि जो पैसा उस क्वार्टर के दौरान आया है उससे विड्रॉवल कैसे की गई है, क्या ये विड्रॉवल कानून के अंतर्गत जो प्रक्रिया दी गई उस प्रक्रिया को अपना करके की गई है या कहीं उसमें वायलेशन हुआ है, या जो पैसा विड्रॉ किया गया है उस पैसे की सही मात्रा विड्रॉ की गई है। क्योंकि प्रोपोर्शनेट जो कंस्ट्रक्शन होगी उतना ही आप कंस्ट्रक्शन का जो पैसा लगा है उतना ही पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं, यानी आप इस पैसे का दुरुपयोग नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बिल्डर ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऐसी शिकायतें हमें मिली हैं जहां उन्होंने सही प्रक्रिया नहीं अपना करके प्रोजेक्ट से पैसा विड्रॉ किया है या प्रोजेक्ट से पैसा गलत विड्रॉ कर लिया। ऐसे मामले में नोटिस दे करके पैसा वापस जमा कराया गया है, उन पर पेनल्टीज इम्पोज की गई हैं। साथ ही साथ प्रमोटर ने फ़ोटो जो लोड करने होते हैं उससे मालूम पड़ जाता है कि किस स्टेज पर है। और यदि कोई भी एलओटी चाहता है कि वो सैंपल लेना चाहता है मटेरियल के, भाई उसके स्पेसिफिकेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ही कैन अप्रोच द अथॉरिटी विल मेक इट कन्वीनियंट टू हिम। वो जाकर के वहाँ सैंपल ले सके, सैंपलों की टेस्टिंग कराएं और टेस्टिंग के बाद यदि सैंपल फेल हो जाते हैं या उसमें कोई कमी मिलती है तो प्रमोटर से उस कंस्ट्रक्शन को जो कि स्पेसिफिकेशंस के अनुरूप नहीं है या जो निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं है उस कंस्ट्रक्शन को गिराया जाए, उसे हटाया जाए। ऐसे मामले भी हम लोगों ने कई किए हैं। समय समय पर हमारे जो इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं वो साइट विजिट करते हैं, साइट पर देखते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा में चूक हो या साइट पर जो निर्धारित चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, नक्शे हैं, लेआउट प्लान्स हैं, बिल्डिंग प्लान्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं या नहीं, मटेरियल जो लग रहा है उसकी टेस्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि जो आपने वायदा किया है, वायदा क्या है कि उसने हरियाणा बिल्डिंग कोड के तहत जो निर्धारित स्पेसिफिकेशंस हैं उस तरीके का काम तो कम से कम करना होगा। और उससे ज़्यादा यदि स्पेसिफिकेशन उसने ब्रोशर में या उससे वायदा किया एलओटी से तो उसका अनुरूप काम हो, तो क्या एक्चुअली उसके अनुरूप काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका रिकॉर्ड रख रहा है नहीं रख रहा वो। तो इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव हमारे जाकर के समय समय पर चेक करते हैं। और मैंने जैसे कहा ना कि इस कानून ने वो अधिकार दिया है और हमने जो भी एलओटी है, जो भी बायर है, उसके इस अधिकार की पूरी रक्षा की है कि जब भी कभी वो हमारे पास अप्रोच किया है हमने उसके लिए वो सुविधा उपलब्ध कराई है, वो जाकर के प्रोजेक्ट साइट पर देख सके, प्रोजेक्ट साइट पर अपनी संतुष्टि कर सके। केवल इसमें इतना ही मात्र है कि यदि पहले सूचना देकर के प्रोजेक्ट साइट पर जाया जाएगा तो उसकी सुरक्षा का ख्याल भी रखा जाएगा और साथ ही साथ ये दोनों के लिए कन्वीनियंट होगा ताकि वो जानकारी भी उपलब्ध करा सकें, कोई जानकारी उन्होंने लेनी है। इस महामारी के दौरान एक चीज़ और ख़ास देखने को मिली गुरुग्राम में कि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन साइट पर लगातार काम चलता रहा, सर उसमें रेरा, क्योंकि लगातार जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग आप करते रहते हैं, किस तरह की भूमिका रही, किस तरह का रोल आप लोगों ने प्ले किया कि ये चीज़ें स्मूथली चलती रही इतनी बड़ी महामारी में? देखिए, कोविड-19 का जो प्रकोप है ये सर्वव्यापी था, चाहे समाज का कोई भी तबका हो, सभी पर इसका विपरीत असर पड़ा और हर व्यक्ति की, हर नागरिक की
ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जो कुछ भी वो उसमें अपना योगदान दे सकता है कोविड-19 की समस्या से निपटने के लिए, वो अपना योगदान अवश्य दे। किसी कोई चाहे घर में रह रहा हो तो घर में चाहे कोविड नियमों का पालन करे ताकि घर बीमारी से बचा रहे, परिवार के लोग सुरक्षित रहें, या बाहर वो कहीं जाता है तो बाहर अपने खुद को भी सुरक्षित रखे और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में न डाले। इस दौरान जो सबसे अच्छी जो पिछली लहर आई थी, पहली लहर में क्योंकि गुड़गांव में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत है, हज़ारों मजदूर यहाँ काम करते हैं जो कि दूर दराज के इलाकों से आते हैं। कोई राजस्थान से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, कोई छत्तीसगढ़ से है। जब पहली लहर आई, लॉकडाउन लगा, तो क्योंकि इस प्रकार का एक अनुभव ऐसे पहले नहीं था किसी को भी, तो एक ऐसा हुआ कि मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। एक अजीब किस्म की सी एक अशांति सी पैदा होने लगी, काम एकदम रुक गए। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ। उन जो मजदूर अपनी पसीने से, जो आप मजदूर अपनी मेहनत से आपकी जो भवन बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, जो आपकी बड़ी बड़ी ऊंची अट्टालिकाएँ और गगनचुंबी इमारतें बनाते हैं, ज़रूरी है कि उनका भी ख्याल रखा जाए। क्योंकि इस पहले से एंटीसिपेटेड था भाई सेकंड लहर आनी है, समय नहीं मालूम था, ये नहीं मालूम था कि कितनी भयंकर होगी, लेकिन कुछ सतर्कता थी। उस सतर्कता पहली लहर के अनुभव को देखते हुए इस बार सभी बिल्डर से ये अपेक्षित था। रेरा के द्वारा भी उनसे अपील की गई। रेरा के द्वारा जब भी कभी प्रमोटर्स के साथ मीटिंगें हुई, उनको ये समझाया गया भाई आप अपनी साइट पर समुचित प्रबंध करके रखिएगा। कभी नहीं, यानी अभी कोई कोविड संकट खत्म नहीं हुआ है, कम हुआ है। पहली लहर और दूसरी लहर के बीच में जब बात चल रही थी, कम हुआ है, लेकिन इस समय इस दौरान भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप उपाय वहाँ कर सकते हैं उन उपायों करिएगा जिनके माध्यम से कोविड ना फैले। लोगों ने एक जो हमारी दैनिक आदत में जो परिवर्तन आया, जो मजदूर पहले हाथ नहीं धोता था, खाना खाने बैठ जाता था, अब एक अजीब किस्म की से उसके आदत में परिवर्तन आया, एक अच्छा परिवर्तन, एक स्वच्छता का परिवर्तन, कि वो अब जब भी कभी साइड छोड़ के खाना खाने बैठेगा तो हाथ जरूर धोएगा, हाथ कई बार धोएगा। पहले व्यवस्था ही नहीं होती थी, प्रबंध ही नहीं होता था वहाँ साइट पर। अब बिल्डर्स ने साइट पर हाथ धोने का समुचित प्रबंध किया है। वहाँ समुचित मात्रा में सोप उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है, अच्छा पानी भी उपलब्ध है पीने के लिए। पहले पीने के पानी के बारे में भी कई बार समस्याएं आती थी। आज की तारीख में कानून पर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कानून की पालना कितनी होती है, श्रम कानूनों की पालना कितनी होती ज़रूरी है। तो इस बार बिल्डर द्वारा स्वतः ही इस प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ की गई। और ये भी ध्यान रखा गया यदि मान लो ऐसी स्थिति आ जाए जैसे पहली लहर के समय आई थी, तो उस स्थिति में क्या उपाय उन्हें करने होंगे। उन्होंने वहाँ खाने का इंतजाम, उनके वहाँ ठहरने का इंतजाम, और ठहरने और खाने का इंतजाम प्रोटोकॉल जो है, कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए वहाँ किया, ताकि उन्हें वहाँ से सडनली शिफ्ट ना होना पड़े। उनके अंदर एकदम ऐसी कोई असुरक्षा की भावना पैदा ना हो जाए कि उन्हें अपने घर भागने की वो सोचनी पड़े। इस बार बहुत कम लोग गए। जहाँ काम बिल्कुल बंद हो गया वहाँ कुछ लोग गए, लेकिन जहाँ काम चलता रहा वहाँ मजदूर रुके रहे। उन्होंने अपने मेहनत से वहाँ काम किया, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया। और आपको ये जान के खुशी होगी कि एक भी ऐसा मामला नहीं आया जिन साइट्स पर काम चल रहा था वहाँ कोई एक साथ बहुत से ज़्यादा लोग कोविड के शिकार हो गए। एक अच्छी चीज़ थी। हमारे यहाँ गांव में कोविड फैला, गांव के गांव शिकार हो गए, 80-80, 100-100 मौतें एक गांव में हो गई, लेकिन हमारे यहाँ किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब बिल्डर्स के द्वारा इस बार समुचित प्रबंध किए गए थे, और वो प्रबंध ऐसे थे कि वो प्रभावी साबित हुए। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा ना, खाने का इंतजाम करना, उनके वहाँ रुकने का इंतजाम करना। यदि कैसे भी लोग थे जिन्होंने काम बंद रहा उसके बावजूद उनको तनख्वाह दी। इस सब के साथ साथ जो जैसे मैंने कहा ना, कोविड के दौरान हम लोगों के दफ्तर में, हमारा दफ्तर कभी हमने पूरा बंद नहीं किया। हमारे दफ्तर में उस दौरान भी जब कोविड की लहर, जब पूरा लॉकडाउन था, तब भी यहाँ एक बेसिक जो मिनिमम, जो कम से कम जो स्टाफ आवश्यक है, यदि कोई सूचना मिलती है, यदि कहीं ज़रूरत होती है, जिला प्रशासन को कहीं आवश्यकता होती है, तो उस अवस्था में जिला प्रशासन का सहयोग कर सकें, उनका हाथ बटा सकें। कहीं किसी साइट पर, कहीं किसी बिल्डर के साथ कहीं की साइट पर दिक्कत आ रही है, किसी मजदूरों को दिक्कत आ रही है, तो उस समय अपना सहयोग दे सकें। और सबसे बड़ी बात जो हुई कि बिल्डर्स ने इस बार जो उनके पास रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर थी, उस रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे एग्जीक्यूटिव सूट्स तैयार थे, सिंगल रूम अपार्टमेंट्स तैयार थे, एयर कंडीशन, उनको उन्होंने कोविड सेंटर में कन्वर्ट किया, अस्पताल बनाया।
यहाँ 100 बेड का अस्पताल बनाया गया। 100 बेड का अस्पताल में एयरफोर्स के डॉक्टर्स के साथ सहयोग करके उन्होंने, एयरफोर्स ने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा उन्होंने जो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स वो सारा उपलब्ध कराए, और जो एक्टिव्यूमल्स हैं, और उन्होंने सारी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराई। इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छी क्वालिटी थी, हर कमरे एयर कंडीशन था, हर कमरे में बाथरूम था, हर कमरे में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर था, हर कमरे में ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, और यदि आवश्यकता पड़ी तो समुचित मात्रा में वेंटिलेटर भी उपलब्ध थे। कई जगह, कई और दूसरे लोगों ने भी अपनी छोटे छोटे कोविड सेंटर बनाए, ताकि मान लो किसी जगह मजदूरों को कुछ हो गया है तो वहाँ 8, 10, 15 आदमियों के लिए कोविड सेंटर की व्यवस्था हो जाता है कि वहाँ रह सकें। और यदि किसी मामले में किसी को गंभीर हालत में आ जाता है तो उन्होंने वहाँ उनको एम्बुलेंस का इंतजाम करके उनको पहुँचाने का भी किया। हमारे ऑफिस ने भी, जैसे रेरा के बहुत सारे लोग थे, हमारे पास पूरा अपना वायरलेस नेटवर्क है, हमारी गाड़ियों में इसमें वायरलेस सेट्स हैं। जहाँ भी कहीं सूचना मिली हम लोगों ने आदमियों को भेजा, हमारे इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव, हमारे प्लानिंग ऑफिसर्स, हमारे लीगल ऑफिसर, ये सब जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी वहाँ गए, जा करके वहाँ देखा, और जो कुछ हो सकता था, प्रमोटर से बात करनी है या कहीं और से इंतजाम करना, वो इंतजाम किया। मेडिसिन इकट्ठी की, मेडिसिन का इंतजाम किया, मेडिसिन जहाँ आवश्यकता थी मेडिसिन पहुँचाई। जहाँ मेडिसिन नहीं मिल रही थी, कुछ लोग गरीब थे, उनके लिए उन्होंने फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी उपलब्ध कराए। बिल्डर से बात करके बिल्डर्स ने बड़ा खुल करके इस सारी चीज़ में साथ दिया। लेकिन ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे बिल्डर इतने ज़्यादा बीमार हो गए, हम लोगों ने कई अपने अच्छे बिल्डर्स खो दिए जो कोविड के शिकार हुए। तो इस कोविड ने किसी को नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी चीज़ थी जो खुद सुरक्षित रहे और दूसरों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहे, वही लोग इसे बच पाए। कोविड की इस दूसरी लहर ने जितना नुकसान किया ना, हम सब लोगों के प्रयास से, सारे समाज के प्रयास से, जिला प्रशासन के प्रयास से, सरकार के प्रयास से कम हम इसके प्रकोप को बहुत कम असर करने की स्थिति में आए। जो कुछ हुआ है इससे बहुत ज़्यादा बुरा भी हो सकता था, बहुत ज़्यादा बुरा भी हो सकता था। ऐसी आपदा किसी ने सोची थी? और कभी भी पूरी पॉपुलेशन बीमार हो जाए उसके लिए व्यवस्था भी नहीं हो सकती। ऐसी इमरजेंसीज में जो कुछ जिस पे बन पड़ता है उसे करना चाहिए, और वो किया भी। तो मैं प्रमोटर्स का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने खुले दिल के साथ जो कुछ उनके पास सुविधाएं उपलब्ध थीं, उन सुविधाओं को जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया, उन सुविधाओं को मरीजों को उपलब्ध कराया, और जहाँ भी कहीं उनके अंशदान की आवश्यकता थी, आर्थिक सहयोग की आवश्यकता थी, वो आर्थिक सहयोग भी उन्होंने दिया। देखिए, ये सर ने बड़ी चीज़ कही है कि जो हमारा आपसी सेवा भाव है, जो एक दूसरे की मदद करना है, ये कोरोना के खिलाफ बड़ा कवच साबित हुआ, और इसीलिए हम इतनी बड़ी महामारी को हरा पाए। और ज़रूरी यही है कि हम सब जब कोई मुसीबत का वक्त है तो एक साथ खड़े हों। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।